एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नवोदय विद्यालय समिति का एग्जाम होने वाला है 9 मार्च को। इसका पेपर है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। इसका एक शिफ्ट का जो है 2000 प्रीवियस ईयर पेपर जब हम लोग सोल्व कर रहे थे तो 2019 के जो शिफ्ट 2 का है रीजनिंग का क्वेश्चन छूट गए थे, तो इस वीडियो में मैं उसको करा रहा हूँ। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप प्रैक्टिस आपकी अच्छी खासी चली रही होगी तो इसी के साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और क्वेश्चन भी पता चल जाएंगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए 25 टोटल क्वेश्चन है रीजनिंग के। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें यहाँ से पता चल जाएंगी। कुछ इनपुट हैं वो भी मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। तो चलिए हम डायरेक्ट शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर पहला है रीजनिंग एबिलिटी का। और एक चीज़ और, चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है एक बार देख लीजिए। निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो फिल होगा उसमें यहाँ पर आपको गैप मिलेगा, यानी कि ऑप्शन 2 अगर आप देखेंगे सिर्फ ऑप्शन 2 में आपको यहाँ पर गैप है। ठीक है, तो यही आपका पैटर्न यहाँ पर पूरा हो जाएगा। बाकी में आप देखेंगे बाकी ऑप्शंस में ये गैप आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ पर आपको संबंधित अक्षरों और संख्याओं का चुनाव करना है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन उस समय जो रिवाइज्ड आंसर की आई थी तो उसमें इसको गलत साबित किया गया था। ये क्वेश्चन गलत है, इसको आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए। इसमें बोला गया है ये एक आपको शब्द दे रखा है, पूछा गया है अक्षरों का प्रयोग करके नहीं। ये आप ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। इसमें नहीं पूछा गया है, नहीं बनाया जा सकता है। इस शब्द को प्रयोग करके इनमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है ये आपसे पूछा गया है, ना कि बनाया जा सकता है। तो इसमें आप देखेंगे ये आपका आंसर हो जाएगा ट्रैक्टर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर ए जो है, ए आप देख रहे हैं ना, आपको ये जो शब्द दे रखा है यहाँ पर इसमें आपको ए नहीं मिलेगा, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 में आपसे बेमेल पूछा गया है। तो यहाँ पर बेमेल आपको बताना है। घोड़ा घुड़साल में रहता है, सुअर सूकरशाला में, गाय जो है गौशाला में, लेकिन मनुष्य गैरेज में नहीं रहता है, मनुष्य घर में रहता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है। यहाँ पर आपसे बोला गया है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प को चुनिए जो दिए गए सेट में समानता रखता है। तो ये सेट आपको दे रखा है भोले, सरल और निष्कपट। तो इसको आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो भी तीनों शब्द दे रखे हैं ये भोलेपन के विभिन्न रूपों को दर्शाते हैं। ये तीनों जो शब्द हैं भोले, सरल और निष्कपट, ये भोलेपन के विभिन्न रूप हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। इस क्वेश्चन ये भी उसी टाइप का है। यहाँ पर आपको एक शब्द दे रखा है और यहाँ पर आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा इसमें नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा यहाँ नहीं बनाया जा सकता है ज्योग्राफी से। तो ये नहीं बनाया जा सकता है। क्यों नहीं बनाया जा सकता है? यहाँ पर आप एच देखेंगे 2 टाइम्स है, एच 2 टाइम्स है, जबकि ज्योग्राफी में एच जो है आप देखेंगे सिर्फ एक बार है। तो इसीलिए ये इससे नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो इसमें सिंपल सा लॉजिक है। देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 का 3 में 27 आ जाएगा। इसी प्रकार 12 का 4 में किया गया है, 48 हुआ है। तो इसी प्रकार 4 का जब 2 में करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। बाकी जो आर है ये तो तीनों में कॉमन है। इसमें भी देखिए, इसमें भी आप देखेंगे पी क्यू आर, इसमें भी नीचे वाले में भी पी क्यू आर है, तो बीच वाले में भी पी क्यू आर ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपको एक श्रृंखला दे रखी है और यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है क्या इसमें आएगा। तो इसमें आपको सबसे पहले लॉजिक ढूंढना है, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। तो लॉजिक की बात करेंगे तो इसमें आप समझ लीजिए, इसमें ये लॉजिक रहेगा 0.5 + 7, 6 का 0.5 में मल्टीप्लाई करेंगे और 7 ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, देख लीजिए आप। ठीक है, आपको 10 मिल जाएगा। इसी प्रकार अब क्या करेंगे, इसमें 0.5 का मल्टीप्लाई किया था, इसमें हम 1 का करेंगे 0.5 को ऐड करते हुए। अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 7 को ऐड किया था, इसमें हम 8 को ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। ठीक है, तो बस अब आप समझ चुके होंगे इस सीरीज को। अब नेक्स्ट में 18 में क्या करेंगे, 18 में आप करेंगे 1.5 से मल्टीप्लाई और ऐड कितना करेंगे, 9 को ऐड करेंगे तो आपको 36 मिल जाएगा। इसी प्रकार अब हम 36 में क्या करेंगे, 36 में मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे, ऐड कितना करेंगे, 10 करेंगे, यानी कि 36 दूनी होता है 72 और 10 82। समझ रहे हैं ना? सिर्फ आप जो लॉजिक है वो आप समझ जाइए, बाकी तो आप कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, आपको श्रृंखला को पूरा करना है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो लॉजिक इसमें देख लीजिए क्या है। इसमें सिंपल सा लॉजिक है, 8 से 12 किया गया है, यानी कि 8 में जो है 3/2 का मल्टीप्लाई किया है। आप समझ रहे हैं ना? इसमें इसका करेंगे तो ये 4 टाइम्स कट जाएगा और इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपको 12 मिल जाएगा। तो ठीक है, ये 12 आपका आ गया। तो इसी प्रकार आपको सभी में कर देना है, 3/2 का मल्टीप्लाई आपको आगे वाला मिल जाएगा।
तो बस अब सभी में सेम करना है, तो इसमें भी आप क्या करेंगे 3/2 से मल्टीप्लाई आप कर देंगे, तो आपको यहाँ पर जो आंसर आपका आ जाएगा वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिलहाल में आपको लॉजिक समझ में आ गया है बस। चलिए नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनिए जो दिए गए सेट से समानता रखता है। तो ये एक सेट दे रखा है, अब इनमें आपको बताना है क्या इसमें समानता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ यहाँ पर कॉमन मिलेगी, इनको जब आप ऐड करेंगे ना, इसके डिजिट को ऐड करेंगे ना, सबसे पहले 363 इसके डिजिट को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 6 और 3 9, 9 और 3 12। अब इसके फिर डिजिट को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 3। इसी प्रकार दूसरा है 489, इसके डिजिट को ऐड कर दीजिए, 9 8 17, 17 4 21, इसके फिर डिजिट को ऐड करेंगे क्या मिलेगा 3। इसी प्रकार 5 7 9, इसके डिजिट को ऐड करेंगे 9 7 16, 16 5 21। अगर हम यहाँ पर आपको बताएं तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पर जो है इसके डिजिट का जो सम है वो आपको यहाँ पर सेम मिल रहा है, यानी कि 3 मिल रहा है। तो यहाँ पर आप इसको देख लीजिए कौन सी संख्या के डिजिट का जो सम है वो 3 आना चाहिए। तो सिर्फ एक ही आपका ऑप्शन होगा, 7 4 11, 11 और 1 12। जब इसके डिजिट को आप सम करेंगे तो आपको 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लॉजिक समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो इसको क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। इसमें क्या है, ये आपको स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये दे रखा है कथन यहाँ पर, और इसके 2 निष्कर्ष आपको दे रखे हैं। तो आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष सही है या कौन सा गलत है। तो सबसे पहले जो है इनको जो है डिकोड कर लीजिए। कैसे डिकोड करेंगे, देखिए पी और स्टार क्यू, पी स्टार क्यू है तो स्टार का मीनिंग यहाँ पर क्या दे रखा है, एम स्टार एन। इसका मीनिंग दे रखा है एम एन से छोटा नहीं है। एम अगर एन से छोटा नहीं है तो यहाँ से एक कंडीशन बनती है, एम जो है या तो एन से बड़ा होगा या एन के बराबर होगा। आप इस चीज़ को समझ रहे हैं ना, एम स्टार एन का अर्थ है एम एन से छोटा नहीं है, यानी कि एम एन से बड़ा होगा या तो एम एन के बराबर होगा। बस यही लॉजिक आप पी क्यू में लगा दीजिए। पी स्टार क्यू यानी कि पी जो है क्यू से छोटा नहीं है, तो या तो पी जो है क्यू से बड़ा होगा और या तो बराबर होगा। ठीक है, तो इसको आपने डिकोड कर लिया है। नेक्स्ट कॉमा क्यू, और ये आपको साइन दे रखा है @ और आर। तो यहाँ पर आप मैं लिख लेता हूँ क्यू। अब इसमें @ का मतलब क्या है, यहाँ पर दे रखा है एम एन से न तो बड़ा है न ही बराबर है, और न तो बड़ा है न ही बराबर है, यानी कि एम जो है एन से छोटा होगा। समझ रहे हैं ना, न तो बड़ा है न ही बराबर है, तो ये छोटा हो जाएगा क्यू आर से। तो ये आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। आगे देखिए नेक्स्ट, आर और परसेंटेज का साइन है और एस है, तो इसको हम डिकोड कर लेते हैं। परसेंटेज का साइन का मतलब यहाँ पर क्या दे रखा है, आप देख सकते हैं एम एन से न तो बड़ा है और न ही छोटा है, यानी न तो बड़ा है न ही छोटा है, यानी कि मतलब बराबर होगा, इक्वल। तो आर इक्वल एस। ठीक है, एस और टी का एस एंड टी, एंड वाला जो साइन है उसका अर्थ देख लीजिए, ये दे रखा है एम एन से न तो छोटा है न ही बराबर है, न तो छोटा है न ही बराबर है, यानी कि बड़ा होगा, तो एस इज ग्रेटर देन टी। ठीक है, आप सबको आपने डिकोड कर लिया है, आप निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। तो पहले तो इनको आप कंबाइंड कर दीजिए, इस पूरे स्टेटमेंट को आप कंबाइंड रूप में लिख लीजिए। किस तरीके से लिखेंगे, देखिए P इज़ ग्रेटर देन इक्वल Q, ठीक है, और Q इज़ लेस देन R, Q इज़ लेस देन R। ठीक है, R के बराबर R इक्वल S, S इज़ ग्रेटर देन T। यहाँ तक आप पहुँच चुके होंगे, ये आपको एक स्टेटमेंट कंबाइंड रूप से मिल गया होगा। अब आप निष्कर्ष पर देख लीजिए P एंड T। तो एंड का यहाँ पर मतलब क्या था, अभी हम लोगों ने देखा था एम एन से न तो छोटा है न ही बराबर है, न छोटा है न बराबर है, यानी कि मतलब बड़ा होगा। तो जो पहला निष्कर्ष है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा P ग्रेटर देन T। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए P ग्रेटर देन T यहाँ पर मिल रहा है, देखिए यहाँ पर ग्रेटर का साइन है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे साइन जो है उल्टा कर दिया जाता है, तो यहीं से इसका रिलेशन आप निकाल ही नहीं सकते, P का T से रिलेशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर साइन जो है, साइन का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो चुका है। तो पहला तो आपका निष्कर्ष किसी भी हालत में नहीं होगा। दूसरा आपका जो निष्कर्ष है वो है आर एंड टी। तो आर एंड टी का देख लीजिए, तो एंड का जो यहाँ पर आपको अर्थ दे रखा है वो न तो छोटा है न ही बराबर है, यानी कि आर इज ग्रेटर देन टी, आर इज ग्रेटर देन टी। तो यहाँ पर देख लीजिए आर इज ग्रेटर देन टी है, बिल्कुल सही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इससे R इज इक्वल टू एस, एस इज ग्रेटर देन टी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं R इज ग्रेटर देन टी, यहाँ पर जो है इसका आप निकाल सकते हैं, यानी कि निष्कर्ष 2 है वही आपका बिल्कुल सही होगा।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आंसर केवल निष्कर्ष सेकेंड आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए कैलेंडर का क्वेश्चन है, नरेश का जन्म किसी साल 25 फरवरी को हुआ था। यदि उस वर्ष गणतंत्र दिवस रविवार को था तो नरेश का जन्म किस दिन हुआ। तो गणतंत्र दिवस उस वर्ष जो था वो रविवार को हुआ, यानी कि उस वर्ष 26 जनवरी होता है गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी को कौन सा दिन था, रविवार था। ये यहाँ पर आपको बता दिया गया है। आपको निकालना है 25 फरवरी को कौन सा दिन था, तो बस आप यहाँ से निकाल सकते हैं 26 जनवरी को रविवार था, ये आपको कन्फर्म है। अब इसमें 7 ऐड करते हुए पहुँच जाइए 25 फरवरी तक। जब आप 26 में 7 ऐड करेंगे तो उस जो दिन आएगा उस दिन भी रविवार होगा, आप समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर 7 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 33, और जनवरी जो होता है वो 31 दिन का होता है, यानी कि 2 फरवरी की बात करेंगे तो आपका क्या आएगा, रविवार। इसी प्रकार और जोड़ते हुए चले गए हम 25 फरवरी तक। 2 में 7 जोड़ेंगे 9, 9 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16, 16 में 7 जोड़ेंगे 23, 23 तक हम पहुँच चुके हैं। 23 को आपका क्या है, 23 को आपका है रविवार। आपसे पूछा क्या गया है 25 को, तो 23 को रविवार है, 24 को क्या हो जाएगा सोमवार, 25 को क्या हो जाएगा मंगलवार। समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से आप इसको टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको कथन दे रखा है, निष्कर्ष निकालने हैं। सभी काले हरे हैं, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सभी काले जो हैं वो कैसे हैं, हरे हैं। ठीक, कुछ काले गुलाबी हैं, तो कुछ काले आपको करने हैं गुलाबी। ठीक, बस अब आप निष्कर्ष देखिए। पहला निष्कर्ष है कुछ गुलाबी काले हैं। देखिए कुछ गुलाबी काले हैं, बिल्कुल नहीं, काले का कुछ पार्ट गुलाबी के अंदर आ रहा है, यानी कि पहला बिल्कुल सही है। दूसरा निष्कर्ष कुछ गुलाबी जो हैं हरे हैं, कुछ गुलाबी हरे हैं। देखिए ये जो पार्ट है गुलाबी का आपको आ रहा है हरे के अंदर, तो आपका दूसरा भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा, दूसरा निष्कर्ष सही हो जाएगा। तीसरा देखिए कुछ गुलाबी काले नहीं हैं, तो ये आप श्योर नहीं इसमें हो सकते हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसमें आप श्योर नहीं कह सकते हैं। तो सिर्फ आपके ये दो हैं, दो जो निष्कर्ष हैं वो बिल्कुल सही हैं। निष्कर्ष पहला और निष्कर्ष सेकेंड अनुसरण कर रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पी का अर्थ गुणा है, तो ये तो सिंपल से पी का मतलब मल्टीप्लाई है। क्यू का अर्थ है घटाया, क्यू का यहाँ पर मतलब हो जाएगा माइनस। एस का क्या आ जाएगा प्लस यहाँ पर दे रखा है, और आर का मतलब आपको दे रखा है विभाजित यानी कि भाग। बस इनको आप पुट करेंगे तो आपको आंसर, क्योंकि इनका एक ही तरीका है, आप ऑप्शन से चेक करिए इनको। आप जब ऑप्शन से चेक करेंगे तो आपको ये आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको ये खाली जो स्थान दे रखा है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं उनका आपको तरीका पता होगा, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले तो इनको सबको ऐड कर लीजिए, ये टोटल कितने स्थान हैं, इंक्लूडिंग जो खाली स्पेस है उसको भी आपको ऐड कर देना है। तो देखिए 1 2 2 और 2 4, 5 3 8, 1 9, 3 12 और 1 13 और 3 16 और 2 18, टोटल 18 प्लेस हैं यहाँ पर। तो इससे एक चीज़ हमें पता चल गई, यहाँ पर जो सीरीज बनेगी वो या तो 3 3 के पेयर में बनेगी या तो 6 6 के पेयर बने 6 6 पेयर में बनेगी। समझ रहे हैं ना, यहाँ से ये चीज़ कन्फर्म हो गई है। बस ये चीज़ कन्फर्म हो गई है तो आप इनको जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं वो आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपका आंसर, आपको एक सीरीज मिल जाएगी। तो आपको आंसर ऑलरेडी दे रखा है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर रख के क्या यहाँ पर सीरीज बन रही है। तो यहाँ पर आपको यस फिल करना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर यस फिल करेंगे, यहाँ पर टी फिल करेंगे और यहाँ पर यस, यहाँ पर यस। तो यहाँ पर या तो 3 3 का बन रहा होगा, तो आप देख लीजिए यस यस टी, यस यस टी, यस यस टी, ठीक है, एस एस। तो यहाँ पर थोड़ा 3 का जो है अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो 3 का नहीं मिल रहा है तो 6 का तो कन्फर्म हो ही जाएगा। तो बस आप इसको 6 6 में डिवाइड कर दीजिए, तो एस एस टी एस एस टी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा इसमें, आप प्रत्येक पार्ट में देखेंगे आपको 2 टी मिलेंगे, 4 एस मिलेंगे। तो बस यही आपका एक पैटर्न यहाँ से मिल जाएगा, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, 7 और 8 बजे के बीच कौन सा समय ऐसा होगा जब घड़ी की सुइयाँ एक साथ होंगी। जब घड़ी की सुइयाँ एक साथ होंगी तो एंगल कितने का बनेगा, आप कहेंगे एंगल जो है 0 डिग्री का बनेगा। तो बस एंगल वाला आप फार्मूला लगा दीजिए। जब घड़ी की सुइयों के बीच एंगल निकालते हैं तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं, थीटा इज इक्वल टू 11/2 एम फॉर मिनट माइनस 30 एच फॉर आवर घंटे। तो बस थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है, एंगल क्योंकि पूछा गया घड़ी की सुइयाँ आपस में एक साथ आएंगी यानी कि उनके बीच एंगल कितना होगा 0 इज इक्वल टू 11/2, ठीक है। यहाँ पर आपको मिनट ही कैलकुलेट करना है, यहाँ पर एक्स ले लीजिए, ठीक है, और
30 एच की वैल्यू क्या रखेंगे, 7 और 8 बजे के बीच बोला गया है, तो 7 बजे के बाद ही कुछ ऐसा समय होगा, आप समझ रहे हैं ना, 7 बजे के बाद ही कुछ मिनट आएंगे जहाँ पर जो घड़ी की सुइयाँ आपस में एक साथ आएंगी। तो यहाँ पर घंटे की जगह क्या रखेंगे, 7। ठीक है, आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि 8 आपने क्यों नहीं रखा, क्योंकि हमें 7 और 8 के बीच निकालना है ना समय, तो 7 ही रखना पड़ेगा। 8 के बाद हमें क्या मतलब है, तो बस इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। 7 या 21 ये हो जाएगा 210। 210 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 11x/2 बराबर 2100, सॉरी 210। तो x = आ जाएगा 420/11। इसको सोल्व कर दीजिए, कितनी बार में जाएगा, 11 × 33 हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा कितना, आपके पास बचेगा 9, यानी कि 90। तो हो जाएगा 11 × 88 2, ठीक है, 38 सही 2/11। तो ये आपका आ गया। ठीक है, तो आपको मिनट ही तो कैलकुलेट करने थे, क्योंकि घंटे तो आपको ऑलरेडी पता था, क्योंकि 7 और 8 बजे के बीच ये कुछ समय होगा, तो 7 बजकर कुछ मिनट आपको पता करने थे। जब घड़ी की सुइयाँ एक साथ आएंगी तो 7 बजकर मिनट आपने निकाल लिए। 38 सही 2/11 मिनट पर जो है जो सुइयाँ हैं वो एक साथ आएंगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन से। प्रिया सोनिया की सास है जो आलोक की भाभी है। दमन आलोक के इकलौते भाई सुरेश का पिता है। प्रिया का आलोक से क्या रिश्ता है। तो ये तो सिंपल सा है, आप समझ गए होंगे। प्रिया सोनिया की सास है, ठीक है, जो आलोक की भाभी है, आलोक की भाभी है, तो यहीं से आप समझ गए होंगे प्रिया का आलोक से क्या रिश्ता है, माँ है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। शब्दकोश के अनुसार करना है, कई बार आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर चुके हैं। चलिए इसको देख लीजिए शब्दकोश के अनुसार। तो सबसे पहले आप इनमें देखेंगे कॉमन क्या क्या है, उसको कैंसिल आउट करेंगे। तो सभी में अगर आप देखेंगे तो पी कॉमन है, पी हटा दीजिए। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर देखेंगे ए इनमें कॉमन है, इसमें आर, तो क्योंकि आर से पहले ए आता है तो हम पहले इन पर जाएंगे। उसके बाद आगे बढ़िए, आर कॉमन है तो आर भी इसमें से आप हटा दीजिए। आर के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर टी आ रहा है और यहाँ पर भी टी आ रहा है, यहाँ एल आ रहा है। तो आपको पता है टी से पहले अल्फ़ाबेटिकल जो सीरीज होती है वहाँ टी से पहले क्या रहता है, एल रहता है, यानी कि पहला स्थान आपका फिक्स हो गया, 2 आएगा पहले नंबर पर। ठीक है, तो 2 तो पहले नंबर पर आ जाएगा। तो यहाँ पर इन ऑप्शंस को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब आपको पता है या तो ऑप्शन ये होगा या तो ऑप्शन ओ होगा। तो इनमें कॉमन कहाँ तक, 2 3 1, 2 3 1, इनका यहाँ तक तो आपको कॉमन दोनों में है। ये एक स्ट्रेटजी है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने का, ये नहीं कि आप बनाने बैठ गए पूरे को ऑर्डर में लगाने को, आपका समय खर्च होगा। ये ऑप्शन से आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना चीज़ों को। तो यहाँ से ये तो दोनों कॉमन है, तो 2 3 1 तो यहाँ से हटा दीजिए, 2 2 3 1, ठीक है, ये तो हमने हटा दीजिए। अब हमें डिसीजन लेना है 4 और 5 में, इनमें पहले क्या आएगा। तो अब 4 और 5 में आप डिसाइड कर लीजिए, देख लीजिए पी आर ओ, इनमें दोनों में कॉमन है। पी आर ओ के बाद यहाँ जी आ रहा है, यहाँ एम आ रहा है। तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में एम से पहले क्या रहता है, जी रहता है, यानी कि 5 पहले आएगा। तो 5 किस में पहले है, इसमें पहले है, बाद में 4 है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन को आप इसी तरीके से सोल्व करेंगे ऑप्शन से, क्योंकि समय भी कम लगेगा और आपका क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, निम्न में से एक को छोड़कर सभी किसी न किसी तरीके से समान है। तो कुल मिला के आपको इसमें से डिफरेंट बताना है, इसमें से डिफरेंट क्या है, ये आपको आकृति दे रखी है। तो इसमें डिफरेंट क्या है आप इसमें देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक लॉजिक मिलेगा। क्या मिलेगा, देखिए इनको आकृतियों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोई ना कोई ऑर्डर है इसमें आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, देखिए सबसे, इसी आकृति को आप ले लीजिए, सबसे अंदर क्या है, त्रिभुज है, ठीक है, उसके बाहर क्या है, चतुर्भुज है, उसके बाद पंचभुज है। ठीक है, एक क्रम आपको मिल रहा है। उसके बाद इस आकृति को लेंगे तो सबसे अंदर देखेंगे चतुर्भुज है, उसके बाद पंचभुज है, उसके बाद क्या है, त्रिभुज है। ये आपका बिल्कुल गलत है, ये कोई इसमें ऑर्डर नहीं मिल रहा है। इसके बाद इस आकृति को चेक कर लीजिए, सबसे अंदर में क्या है, 4 मतलब चतुर्भुज है, उसके बाद पंचभुज, उसके बाद षटभुज। ठीक है, 4 5 6। इस आकृति को ले लीजिए, अंदर क्या है, अंदर है षटभुज, उसके बाहर क्या है, पंचभुज, उसके बाद क्या है, चतुर्भुज। इनको आप देखें कोई ना कोई ऑर्डर, भले डिक्रीजिंग ऑर्डर हो चाहे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो, कोई ना कोई आपको ऑर्डर मिल रहा है। 6 5 4, ठीक है, 4 5 6, 3 4 5। जबकि आप आकृति इसको देखेंगे 4 5 3, इनमें कोई ऑर्डर ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, ना तो डिक्रीजिंग ही ऑर्डर है ना ही इंक्रीजिंग। तो यही आपका आंसर हो जाएगा जो ये वाला है। तो ऑप्शन में आप देख लीजिए जो भी आपका है, त्रिभुज वाला आपका
आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है समांतर चतुर्भुज की संख्या पूछी गई है, तो इसका आपको ट्रिक पता होगा। देखिए हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर जो होते हैं उनको ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 1 2 3, इनको जब ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 6 आएगा। इसी प्रकार 1 2, इनको जब ऐड करेंगे तो आपके पास मिलेगा एक मिनट, हाँ तो इनको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3। तो बस इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी तरीके से निकालते हैं समांतर चतुर्भुजों की संख्या। तो एक क्योंकि ये सिंपल सा एक आकृति था तो इसमें ये ट्रिक कभी कभी होता है कि नहीं अप्लाई होती है, सभी सवालों में तो नहीं अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल में इसमें आपका लग गया है तो इसका आंसर आपका मिल गया है। नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, बेमेल यानी कि विषम आपको अक्षर संख्या युग्म आपको यहाँ पर बताना है। क्या बेमेल है यहाँ पर आपको बता देना है। तो यहाँ पर आप तुरंत देख के इसको लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, कोई न कोई आपको ऐसा मिल जाएगा क्ल्यू सवाल में जो आपको सवाल का आंसर दे देगा। यहाँ पर देखेंगे HIFGRS ये लगातार हैं, आप इनको देख रहे हैं ना, ये जो अल्फ़ाबेट हैं ये लगातार हैं RSFGHI, जबकि आप ऑप्शन 2 में देखेंगे O और W लगातार नहीं है। तो यही आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोला गया है, इसमें एक आपको शब्द दे रखा है। कौन सा शब्द है मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, LODERATED। इसमें बोला गया है ऐसे कितने अक्षर समूह हैं जिनके बीच में शब्द में अक्षरों की संख्या उतनी ही है जितनी अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होती है। तो इस टाइप के सवाल भी आपने लगाए होंगे। तो देख लीजिए, इसमें सबसे पहला इसमें काम होता है, इनको आप नंबरिंग कर लीजिए। तो यहाँ पर जब नंबरिंग करेंगे ये कितने पे आएगा, 12 पे आ जाएगा। नंबरिंग करने का एक तो तरीका होता है कि आप नंबरिंग कर लीजिए, उससे भी लग जाता है। एक दूसरा तरीका होता है डायरेक्ट आप पढ़ के लगा दीजिए। कैसे, क्योंकि एल के बाद क्या आएगा, एम आएगा, एल के बाद एम, NOPQRST। ठीक है, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो फिलहाल में आप इन पर नंबरिंग कर लेंगे तो ये 12 पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 15, 4, 5, ठीक है, ये हो जाएगा 18, ये 1 है, ये 20 रहेगा, ये 5 रहेगा, ये 4 रहेगा। अब आप इनको कर दीजिए, 12 के बाद गिनती शुरू कर दीजिए, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, कुछ नहीं मिल रहा है। 15 के बाद शुरू करिए, यहाँ से 15, 16, 17, 18, यानी कि एक आपका मिल चुका है। ठीक है, OPQR, ठीक है, उतने ही अक्षर हैं जिन्हें अल्फ़ाबेटिकल क्रम में होते हैं। एक आपका यहाँ पर पेयर मिल चुका है। उसी प्रकार आगे चेक करते हैं, यहाँ पर 18 के बाद 19, 20, तो यहाँ से एक और आपका मिल चुका है। ठीक है, 19, 20, तो ये आपको 2 मिल गए हैं। अब आगे बढ़िए, यहाँ से 4 और 5, एक तो ये हो गया, 4 और 5 आपको एक पेयर मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं मिलेगा। आगे देखिए R 18 के बाद 18, 19, 20, एक तो आपको ये मिल गया, ये तो हम देख चुके हैं पहले, 18, 19, 20 RST। आगे देखिए 1, 2, 3, 4, 1 और 4, A और D, ये एक पेयर आपका ये मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपने जो है यहाँ लेफ्ट से राइट आपने निकाल लिए हैं जो भी आपको मिले हैं। एक तो 1, 2, 3, 4 ये आपको मिल चुके हैं। ठीक है, लेफ्ट से राइट। अब आप राइट से लेफ्ट में भी यही काम करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप यही काम करेंगे तो आपको आप चीज़ें समझ चुके होंगे किस तरीके से करना है। तो आपको इसमें करेंगे तो आपको टोटल 8 मिलेंगे ऐसे जो मिलेंगे जो रियल में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। तो आपका यही आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको लगाना है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, बोला गया एक घन को लाल रंग में रंग दिया जाता है, फिर इससे 64 बराबर आकार के घनों में काटा जाता है। कितने घनों में कोई सतह रंगीन नहीं होगी? तो टोटल 64 हैं। तो सबसे पहले तो प्रत्येक घन की भुजा निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? इसका क्या लेते हैं, इसका क्यूब रूट निकालते हैं। तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रत्येक घन की भुजा मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कोई घन रंगीन नहीं है। कोई घन रंगीन का फार्मूला क्या होता है, n-2 का होल क्यूब। n की वैल्यू आपको दे रखी है 4, 4 में से 2 घटाएंगे, 2 का क्यूब करेंगे 8। ये आपका आंसर आ जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ फार्मूले होते हैं, वो भी देख लीजिए। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा, n भुजा वाले सभी फलकों पर रंगे हुए घनों को अगर इस आयाम के बराबर घनों में काटा जाता है तो ये फार्मूले होते हैं। 0 फलक रंगे हुए घनों की संख्या, मतलब कोई अगर फलक नहीं रंगी है तो उसमें लगाते हैं n-2 का होल क्यूब। अगर एक फलक रंगी हुई है तब घनों की संख्या निकालने के लगाते हैं 6 × n-2 का होल स्क्वायर। अगर 2 फलक रंगी हुई घनों की संख्या निकालने के लिए 12 × n-2, और 3 फलक
रंगी हुई निकालने के लिए हमेशा 8 आपका आंसर रहता है। अगर 3 फलकें रंगी हुई पूछी जाती हैं तो हमेशा 8 रहती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, दी गई उत्तर आकृतियों में से वह आकृति चुनें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है। तो देख लीजिए छिपी किसमें छिपी हुई है। तो आप एक तो सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, आप लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए यही पहले ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस तरीके से कहाँ पे आकृति छिपी है आप देखिए, यहाँ से आप करेंगे इस तरीके से, ठीक है, इस टाइप से, ये आप समझ रहे हैं ना, आपको ये आकृति इसी में आपको मिल जाएगी। तो ये टोटल 25 क्वेश्चन थे 2019 का पेपर जो था आपका जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का, और शिफ्ट 2 का ये पेपर था। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे 9 तारीख को पूछे जाने वाले हैं। तो आप बिल्कुल अच्छे से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आपने ज्वाइन कर ही लिया होगा, जहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहते हैं। और वीडियो को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है, कुछ आपको पूछना है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।